क्या संसद देश के संविधान को पूरी तरह बदल सकती है? क्या हमारे देश के राजनेता भारी बहुमत पाकर लोकतंत्र को तानाशाही में बदल सकते हैं? साल 1973 से पहले इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं था, लेकिन फिर एक ऐसा ऐतिहासिक मुकदमा आया जिसने पूरे देश के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बैठी, पूरे 13 जज, और जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और संसद के हाथ हमेशा के लिए बांध दिए। आज हम बात करेंगे भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे बड़े मील के पत्थर केशवानंद भारती केस की। कहानी शुरू होती है केरल के कासरगोड जिले से, जहां इडनी नाम का एक प्रसिद्ध हिंदू मठ है। इस मठ के शंकराचार्य के पद पर एक महान संत आसीन थे, स्वामी केशवानंद भारती। यह मठ सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं था, बल्कि इसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी और कई संपत्तियां थी। इन संपत्तियों से होने वाली कमाई से कई स्कूल, कॉलेज, उद्यम चलते थे, जिससे मठ का भरण पोषण और समाज सेवा होती थी। लेकिन केरल सरकार केरल भूमि सुधार कानून लेकर आई। इस कानून के तहत सरकार ने मठ की संपत्तियों के मैनेजमेंट का अधिकार स्वामी जी से छीन लिया। स्वामी जी को लगा कि यह उनके धार्मिक और मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। स्वामी जी ने केरल सरकार के कानून के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन असल लड़ाई कुछ और ही थी। उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स जैसी चीजों को खत्म कर रही थी। जब भी सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसले को रोकता, इंदिरा गांधी संविधान में संशोधन कर देती थी। सरकार ने 24वां और 25वां संविधान संशोधन करके संसद को असीमित शक्ति दे दी थी कि वह मूल अधिकारों को भी छीन सकती है। स्वामी केशवानंद भारती के वकील ने बड़ी चालाकी से इस केस को देश के एक पुराने और मशहूर गोलकनाथ केस से जोड़ दिया। 1967 का मामला है। गोलकनाथ मामले में 11 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। अब संसद की उस शक्ति का दोबारा परीक्षा होनी थी। क्योंकि गोलकनाथ केस का फैसला 11 जजों ने दिया था, इसलिए उस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए उससे बड़ी बेंच की जरूरत थी। नतीजन सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की बेंच का गठन किया। दिलचस्प बात यह है कि उस समय सुप्रीम कोर्ट में कुल जजेज की संख्या ही 13 थी, यानी पूरी की पूरी अदालत इस एक केस को सुनने के लिए बैठ गई। इस केस की सुनवाई कई महीनों तक चली। देश विदेश के कानूनों को खंगाला गया और आखिरकार 24 अप्रैल 1973 को वह ऐतिहासिक दिन आया जब फैसला सुनाया गया। यह फैसला मामूली नहीं था, कुल 700 से ज्यादा पन्नों का था और कोर्ट 7-6 के बेहद करीबी बहुमत से बटा हुआ था। यानी अगर एक भी जज का मन बदल जाता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। सुप्रीम कोर्ट के जज एक अजीब धर्म संकट में थे। एक तरफ वे जानते थे कि देश में गरीबी हटाने और भूमि सुधार लागू करने के लिए संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें डर था कि जिस तरह इंदिरा गांधी ताबड़तोड़ विधान संशोधन कर रही है, कहीं वे कल पूरे संविधान को ही खत्म न कर दे या लोकतंत्र को हमेशा के लिए समाप्त न कर दे। इस संकट से निकलने के लिए जजों ने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया। उन्हें अमेरिका के सिद्धांतों में बेसिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का विचार मिला। इतना ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में साल 1963 में एक चीफ जस्टिस हुए थे, जस्टिस कॉर्नलियस। वे भारत के इलाहाबाद के रहने वाले थे, लेकिन विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए थे। उन्होंने भी अपने एक फैसले में कहा था कि संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं होती है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बीच में एक ऐसा गजब का रास्ता निकाल लिया जिसे भारतीय न्यायपालिका का मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। कोर्ट ने गोलकनाथ केस के फैसले को पलट दिया और कहा कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की शक्ति है, यहां तक कि प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। इस फैसले से इंदिरा गांधी की सरकार बेहद खुश हुई। कोर्ट ने इसके बाद एक बहुत बड़ा लेकिन लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि संविधान को संशोधन करने की शक्ति संविधान को दोबारा लिखने की शक्ति के बराबर नहीं है। संसद देश की संविधान सभा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का एक मूल ढांचा होता है। संसद कितने भी भारी बहुमत से क्यों न जीत कर आए, वह संविधान के इस मूल ढांचे को छू भी नहीं सकती। सरकार ने हैरान होकर पूछा, हुजूर यह मूल ढांचा कहाँ लिखा है, हमें भी दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कहीं नहीं लिखा है, यह समझने की बात है और इसमें क्या क्या शामिल है यह हम अभी नहीं बताएंगे। समय आने पर
केस दर केस हम खुद तय करेंगे कि मूल ढांचा क्या है, जैसे लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव, धर्मनिरपेक्षता और सबसे बढ़कर न्यायिक पुनरावलोकन यानी कोर्ट की जांच करने की शक्ति। यह सब मूल ढांचे के हिस्से हैं। इस फैसले ने सरकार को सीधे तौर पर तो नहीं हराया, लेकिन भविष्य के लिए उसके हाथ बांध दिए। इंदिरा गांधी इस फैसले से काफी नाराज थी और इसी नाराजगी का नतीजा 25 अप्रैल 1973 को देखने को मिला। भारत में यह परंपरा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही देश का अगला चीफ जस्टिस बनेगा। 24 अप्रैल का फैसला सुनाने के बाद चीफ जस्टिस SM सीकरी रिटायर हो रहे थे। उसके बाद सीनियोरिटी की लाइन में 3 जज थे, जस्टिस सेल्ट, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े। इन तीनों जजों ने केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे के पक्ष में यानी सरकार के खिलाफ फैसला दिया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने परंपरा को ताक पर रखते हुए इन तीनों सीनियर जजों को दरकिनार कर दिया और चौथे नंबर के जज जस्टिस AN रे को देश का नया चीफ जस्टिस बना दिया, क्योंकि उन्होंने सरकार के पक्ष में वोट दिया था। इस अपमान के विरोध में तीनों सीनियर जजों ने उसी दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक बहुत ही दुखद और काला दिन था। इसके बाद साल 1975 में देश में आपातकाल लग गया। आपातकाल के दौरान जब नागरिक अधिकार छीन लिए गए, तब सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद प्रसिद्ध केस आया, ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला केस, जिसे हैबियस कॉर्पस केस भी कहा जाता है। इस केस में 5 जजों की बेंच में से 4 जजों ने सरकार की हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि इमरजेंसी में सरकार किसी भी नागरिक को बिना वजह जेल में डाल सकती है और नागरिक के पास जीने का अधिकार भी नहीं बचता। लेकिन उन 5 जजों में से एक जज ऐसे थे जिन्होंने देश के लोकतंत्र के लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया। उनका नाम था जस्टिस हंसराज खन्ना। उन्होंने अकेले सरकार के खिलाफ खड़े होकर कहा कि सरकार नागरिकों के जीने का अधिकार कभी नहीं छीन सकती। इस साहसी फैसले की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी साल 1977 में, जब वे सीनियर मोस्ट होने के नाते चीफ जस्टिस बनने वाले थे। तो इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें प्रमोट भी नहीं किया और उनसे जूनियर जस्टिस M हमीदुल्लाह बेग को चीफ जस्टिस बना दिया। जस्टिस खन्ना ने तुरंत इस्तीफा दे दिया, लेकिन वे देश के इतिहास में अमर हो गए। इमरजेंसी के दौरान सरकार ने 42वां संविधान संशोधन 1976 पास किया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सरकार ने आर्टिकल 368 में लिखवा दिया कि संसद की संशोधन शक्ति की कोई सीमा नहीं है और कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हार नहीं मानी। साल 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में कोर्ट ने सरकार के इस संशोधन को पूरी तरह खारिज कर दिया। कोर्ट ने ऐतिहासिक बात कही कि संसद को संविधान संशोधन की सीमित शक्ति मिली है, वह सीमित शक्ति ही संविधान संशोधन का मूल ढांचा है। मतलब आप अपनी सीमित शक्ति का इस्तेमाल करते हुए खुद को असीमित शक्ति नहीं दे सकते। इसके बाद 1981 में वामन राव केस आया। इसमें कोर्ट ने साफ कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे, कोर्ट उनका रिव्यू कर सकता है, ताकि देखा जा सके कि वे मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। आपको न्यायपालिका और संसद के इस ऐतिहासिक टकराव की कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए बेबाक यूथ। जय हिंद, जय भारत।